हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भूगोल। आज की क्लास में हम भूगोल से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया है। दोस्तों, आज की क्लास है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भूगोल विषय के बारे में, भूगोल समसामयिक भारत भाग 2। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो दोस्तों इसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में आयोजित होने वाले सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरी देखें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। आज की क्लास में पढ़ेंगे भूगोल विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2025 में आ सकते हैं। आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें किया है। वह कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्लास को पूरी देखें। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान भूगोल समसामयिक भाग 2 कक्षा 10 से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भूगोल विषय के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आज के सेशन में आपको मिलेंगे। तो क्लास को पूरी देखें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, संसाधन। संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करे, वो क्या कहलाती है दोस्तों, संसाधन। संसाधन क्या है दोस्तों, आप जानते हो मानव की अनेक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जब पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं से मनुष्य करता है तो वे क्या कहलाते हैं, संसाधन। ये मानव क्रियाओं का परिणाम है दोस्तों। ये मानव के जीवन यापन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संसाधन मानव जीवन के। दोस्तों, हम बात करें संसाधनों की, तो संसाधनों में पवन, जल, वन, वन्य जीव, धातुएं, जीवाश्म ईंधन आदि सभी आते हैं। तो संसाधन क्या है, मानव की अनेक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जब पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं से करता है, जैसे पवन, जल, वन, वन्य जीव, धातु, जीवाश्म ईंधन आदि से करता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, संसाधन। तो आप भली प्रकार से समझ गए होंगे दोस्तों संसाधन क्या है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों संसाधनों के प्रकार के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है संसाधनों के प्रकार। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार। तो दोस्तों, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, तो जैव और अजैव। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, तो जैव और अजैव। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्वामित्व के आधार पर। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। दोस्तों, ये 4 प्रकार कौन से हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला है दोस्तों व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है देखिए, सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जबकि चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो कितने प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों समाप्यता के आधार पर, तो नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों संसाधनों के दुरुपयोग के परिणाम क्या क्या है।
तो दोस्तों दुष्परिणाम क्या है? ओजोन परत का नष्ट होना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा भूमि का कटाव, चौथा है दोस्तों तापमान बढ़ा है संसाधनों के दुरुपयोग से, पांचवा है भूकंप में तीव्रता आई है, जबकि नेक्स्ट है बाढ़ का आना या बाढ़ आना जैसी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना, इनमें बढ़ोतरी हुई है। ये किसके परिणाम है दोस्तों? संसाधनों के दुरुपयोग के परिणाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, संसाधनों के दुरुपयोग के क्या परिणाम है? तो आपको बताना है दोस्तों, ओजोन परत का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का कटाव, तापमान बढ़ा है, भूकंप में तीव्रता आई है, जबकि बाढ़ आना और बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसका परिणाम है? संसाधनों के दुरुपयोग का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसाधनों का नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संसाधन नियोजन क्या है दोस्तों? तो संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन नियोजन। संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना, ये क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों संसाधन नियोजन क्या है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विकास के लिए संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखें, संसाधनों का प्रयोग एक निश्चित योजना के अनुसार हो, ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन नियोजन का उदाहरण है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग हो, विकास के लिए संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखें और संसाधनों का प्रयोग निश्चित योजना के अनुसार हो, ये सब क्या है दोस्तों? संसाधन नियोजन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम एजेंडा 21 के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सतत पोषणीय विकास। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बचाना, गरीबी दूर करना, विश्व के सहयोग से सतत पोषणीय विकास करना तथा संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। ये किसके उद्देश्य है दोस्तों? एजेंडा 21 का। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों एजेंडा 21, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बचाना, गरीबी दूर करना, विश्व के सहयोग से सतत पोषणीय विकास करना तथा संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना। संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, ये किसके उद्देश्य थे? एजेंडा 21 के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये कब आयोजित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये कब आयोजित हुआ? 1992 में। जबकि दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील में। अब बात करें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? या रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं? तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सतत पोषणीय विकास तथा जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, ये किसके उद्देश्य है? पृथ्वी सम्मेलन, जो कि दोस्तों 1992 में ब्राजील में आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये कब आयोजित हुआ? 1992 में। जबकि दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील में। अब बात करें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? या रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं? तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सतत पोषणीय विकास तथा जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, ये किसके उद्देश्य है? पृथ्वी सम्मेलन, जो कि दोस्तों 1992 में ब्राजील में आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खादर मृदा या खादर मिट्टी,
खादर मिट्टी क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं देखिए। प्रमुख विशेषताएं खादर मिट्टी क्या है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, खादर मिट्टी। खादर क्या होती है दोस्तों, खादर मृदा, ये अधिक उपजाऊ होती है। इसके कण क्या होते हैं दोस्तों, बारीक होते हैं। बांगर मिट्टी की बात करें तो ये दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है, जबकि खादर ये नवीन जलोढ़ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी ये खादर मृदा कहलाती है। या खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नवीन जलोढ़, ये अधिक उपजाऊ होती है। खादर मृदा ये अधिक उपजाऊ होती है, इसके कण बारीक होते हैं। जबकि बांगर मिट्टी की बात करें तो दोस्तों बांगर मिट्टी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ये कम उपजाऊ होती है और इसके कण कैसे होते हैं दोस्तों, मोटे। तो नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मिट्टी में क्या क्या अंतर है, खादर और बांगर में क्या अंतर है दोस्तों, ये पढ़ेंगे हम। तो खादर मृदा क्या है दोस्तों, खादर मृदा क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये अधिक उपजाऊ होती है और इसके कण बारीक होते हैं। जबकि बांगर मिट्टी ये क्या है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, ये कम उपजाऊ होती है। जबकि खादर मृदा ये उपजाऊ होती है। इसके कण कैसे होते हैं दोस्तों, बांगर मिट्टी के कण, इसके कण मोटे होते हैं। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी के कण ये बारीक होते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है खादर और बांगर में क्या क्या अंतर है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जलोढ़ मृदा के बारे में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा ये देश में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी देश में, तो जलोढ़ मृदा ये दोस्तों भारत में कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में। इसका राइट आंसर क्या है, उत्तरी भारत में। नदियों की बात करें दोस्तों तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा का। बात करें जलोढ़ मृदा की तो इसके दो प्रकार है दोस्तों, खादर और बांगर, जो हमने पीछे देखा दोस्तों। तो जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है, ये देश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है या मृदा है। ये उत्तरी भारत में पाई जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से ये बनी है दोस्तों जलोढ़ मृदा। इसके दो प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों, एक तो खादर और दूसरा है बांगर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जलोढ़ मृदा के बारे में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा ये देश में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी देश में, तो जलोढ़ मृदा ये दोस्तों भारत में कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में। इसका राइट आंसर क्या है, उत्तरी भारत में। नदियों की बात करें दोस्तों तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा का। बात करें जलोढ़ मृदा की तो इसके दो प्रकार है दोस्तों, खादर और बांगर, जो हमने पीछे देखा दोस्तों। तो जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है, ये देश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है या मृदा है। ये उत्तरी भारत में पाई जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से ये बनी है दोस्तों जलोढ़ मृदा। इसके दो प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों, एक तो खादर और दूसरा है बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है लेटेराइट मिट्टी की विशेषताओं से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा, उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा में विकसित होने वाली कौन सी मिट्टी है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी। ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा में विकसित होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा दोस्तों कम होती है। अधिक खाद की आवश्यकता होती है इसमें लेटेराइट मृदा में। या बात करें रासायनिक उर्वरकों की तो अधिक रासायनिक उर्वरक यूज में लेने के बाद इस मिट्टी में खेती की जा सकती है। तो लेटेराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी देखी हमने। इसके लिए दोस्तों उच्च तापमान और अधिक वर्षा चाहिए।
यह उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें उमस की मात्रा कम पाई जाती है तथा दोस्तों इसमें अधिक खाद की आवश्यकता होती है खेती के लिए। या अधिक उर्वरक या रासायनिक उर्वरकों के यूज के बाद ही इस मिट्टी को खेती के योग्य माना जाता है या इस पर खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वन और वन्य जीव संरक्षण क्या है। वन और वन्य जीव संरक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये क्या कहलाता है? वन और वन्य जीव संरक्षण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना? तो इसका राइट आंसर है 1972 में ये लागू हुआ दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट ये कब शुरू हुआ दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ दोस्तों? 1973 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या है? तो दोस्तों हम देखेंगे जैव विविधता, धरती पर कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैव विविधता। वन्य जीवन और वनों को संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वन्य जीवन और वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल, वायु और मिट्टी को बनाए रखने के लिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन और वनों का संरक्षण आवश्यक है। तो वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है दोस्तों? जल, वायु और मिट्टी को बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन और वन्य जीव आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 3, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। वनों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। नेक्स्ट देखिए वन्य जीव अधिनियम ये कब बना? तो 1980 और 1986 में। वन्य जीव अधिनियम कब बना दोस्तों? 1980 और 1986 में। अब बात करेंगे हम जल संसाधन के बारे में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जल संसाधन क्या है इसके बारे में, तथा एक अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है बड़े बांधों के निर्माण से क्या हानियाँ हुई है, या बड़े बांधों के निर्माण से कौन कौन सी हानियाँ हुई है इससे संबंधित। तो दोस्तों देखते हैं बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानियाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक बहाव रुकता है इससे। बड़े बांधों के निर्माण से क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक बहाव, पानी का प्राकृतिक बहाव रुकता है। इससे जलीय जीव नष्ट होते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना पड़ता है, या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ता है। इससे दोस्तों फसलों को नुकसान होता है बड़े बांधों के निर्माण से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जल संसाधन क्या है इसके बारे में, तथा एक अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है बड़े बांधों के निर्माण से क्या हानियाँ हुई है, या बड़े बांधों के निर्माण से कौन कौन सी हानियाँ हुई है इससे संबंधित। तो दोस्तों देखते हैं बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानियाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक बहाव रुकता है इससे। बड़े बांधों के निर्माण से क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक बहाव, पानी का प्राकृतिक बहाव रुकता है। इससे जलीय जीव नष्ट होते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना पड़ता है, या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ता है। इससे दोस्तों फसलों को नुकसान होता है बड़े बांधों के निर्माण से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ। क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ। तो बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ कौन कौन से हैं? तो पहले आता है इससे सिंचाई उपलब्ध होती है, जल की आपूर्ति बढ़ती है, मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध होती है,
विद्युत का उत्पादन होता है इससे, ये बाढ़ को रोकती है। इसके साथ ही मछली पालन को बढ़ावा मिलता है और जल आपूर्ति भी बढ़ती है। ये थे दोस्तों बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं? सिंचाई, इससे सिंचाई उपलब्ध होती है, जल आपूर्ति बढ़ती है, मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होती है, विद्युत उत्पादन होता है इनसे, बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं से, बाढ़ को ये रोकती है, मछली पालन बढ़ता है इससे, जल आपूर्ति बढ़ती है। ये थे दोस्तों बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं के लाभ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बहुउद्देशीय परियोजना, इनसे होने वाली हानियाँ। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या हानियाँ होती है वो देखेंगे हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या हानियाँ होती है देखते हैं पहले। इससे दोस्तों लोगों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पर विस्थापित करना पड़ता है। इससे भोजन और रोजगार की कमी आती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से भूकंपों में तीव्रता आती है। भूकंप अधिक आते हैं, इससे बाढ़ का खतरा बना रहता है। इससे मौसमी बीमारियां फैलती है या जल से जनित बीमारियों की तादाद बढ़ती है। वनस्पति का अपघटन होता है। तो दोस्तों हमने देखा बहुउद्देशीय परियोजना, इनसे क्या क्या हानियाँ होती है। तो दोस्तों हमने देखा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियाँ। लोगों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पर विस्थापित करना पड़ता है। इससे भोजन और रोजगार की कमी आती है। भूकंप अधिक आते हैं, बाढ़ आना, बीमारियां बढ़ती है, वनस्पतियों का अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों संसाधनों के दुरुपयोग के परिणाम क्या क्या है। तो दोस्तों दुष्परिणाम क्या है? ओजोन परत का नष्ट होना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा भूमि का कटाव, चौथा है दोस्तों तापमान बढ़ा है संसाधनों के दुरुपयोग से, पांचवा है भूकंप में तीव्रता आई है। जबकि नेक्स्ट है बाढ़ का आना या बाढ़ आना जैसी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना, इनमें बढ़ोतरी हुई है। ये किसके परिणाम है दोस्तों? संसाधनों के दुरुपयोग के परिणाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों संसाधनों के दुरुपयोग के क्या परिणाम है। तो आपको बताना है दोस्तों ओजोन परत का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का कटाव, तापमान बढ़ा है, भूकंप में तीव्रता आई है। जबकि बाढ़ आना और बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसका परिणाम है? संसाधनों के दुरुपयोग का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संसाधनों का नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संसाधन नियोजन क्या है दोस्तों? तो संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन नियोजन। संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना, ये क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों संसाधन नियोजन क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विकास के लिए संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखें, संसाधनों का प्रयोग एक निश्चित योजना के अनुसार हो, ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन नियोजन का उदाहरण है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग हो, विकास के लिए संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखें और संसाधनों का प्रयोग निश्चित योजना के अनुसार हो। ये सब क्या है दोस्तों? संसाधन नियोजन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम एजेंडा 21 के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सतत पोषणीय विकास। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बचाना, गरीबी दूर करना, विश्व के सहयोग से सतत पोषणीय विकास करना तथा संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। ये किसके उद्देश्य है दोस्तों? एजेंडा 21 का।
आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों एजेंडा 21 इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बचाना, गरीबी दूर करना, विश्व के सहयोग से सतत पोषणीय विकास करना तथा संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना। संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा ये किसके उद्देश्य थे, एजेंडा 21 के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ, तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ, 1992 में। जबकि दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील में। अब बात करें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, या रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, तो देखिए सामाजिक और आर्थिक विकास करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सतत पोषणीय विकास तथा जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। ये किसके उद्देश्य है, पृथ्वी सम्मेलन जो कि दोस्तों 1992 में ब्राजील में आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों खादर मृदा या खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं देखिए, प्रमुख विशेषताएं खादर मिट्टी क्या है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, खादर मिट्टी। खादर क्या होती है दोस्तों, खादर मृदा ये अधिक उपजाऊ होती है, इसके कण क्या होते हैं दोस्तों, बारीक होते हैं। बांगर मिट्टी की बात करें तो ये दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है, जबकि खादर ये नवीन जलोढ़ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी ये खादर मृदा कहलाती है, या खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नवीन जलोढ़ ये अधिक उपजाऊ होती है। खादर मृदा ये अधिक उपजाऊ होती है, इसके कण बारीक होते हैं। जबकि बांगर मिट्टी की बात करें तो दोस्तों बांगर मिट्टी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ये कम उपजाऊ होती है और इसके कण कैसे होते हैं दोस्तों, मोटे। तो नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मिट्टी में क्या क्या अंतर है, खादर और बांगर में क्या अंतर है दोस्तों, ये पढ़ेंगे हम। तो खादर मृदा क्या है दोस्तों, खादर मृदा क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये अधिक उपजाऊ होती है और इसके कण बारीक होते हैं। जबकि बांगर मिट्टी ये क्या है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, ये कम उपजाऊ होती है। जबकि खादर मृदा ये उपजाऊ होती है, इसके कण कैसे होते हैं दोस्तों, बांगर मिट्टी के कण, इसके कण मोटे होते हैं। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी के कण ये बारीक होते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है खादर और बांगर में क्या क्या अंतर है। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जलोढ़ मृदा के बारे में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा ये देश में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी देश में, तो जलोढ़ मृदा ये दोस्तों भारत में कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में। इसका राइट आंसर क्या है, उत्तरी भारत में। नदियों की बात करें दोस्तों तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा का। बात करें जलोढ़ मृदा की तो इसके दो प्रकार है दोस्तों, खादर और बांगर, जो हमने पीछे देखा दोस्तों। तो जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है, ये देश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है या मृदा है, ये उत्तरी भारत में पाई जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से ये बनी है दोस्तों जलोढ़ मृदा। इसके दो प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों, एक तो खादर और दूसरा है बांगर। इससे भोजन और रोजगार की कमी आती है, भूकंप अधिक आते हैं, बाढ़ आना, बीमारियां बढ़ती है, वनस्पतियों का अपघटन होता है। ये थी दोस्तों भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास कक्षा 10 से संबंधित। आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।